स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी आगे मत बढ़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा वादा, 1 करोड़ रोजगार की बात। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिले और लोगों की आय दुगनी हो। जो उन्होंने जनता से पूछा है कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कैसी थी और अब कितना बदलाव आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार लगातार सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार पर काम कर रही है। उनका कहना था कि विकास का काम रुकने नहीं दिया जाएगा और हर जिले में नई योजनाएं लाई जाएगी ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विकास के काम को देख करके फैसला करें। जब सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में बिहार को और आगे ले जाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएगी। एलपीजी सिलेंडर के लिए सड़क पर उतरे लोग, नेशनल हाईवे जाम। जी हां, बिहार के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है और फिर आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। जब प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि गैस गोदामों में ताले लटके हैं और सप्लाई बंद है, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाओं ने भी सड़क पर उतर करके विरोध किया है और जल्द से जल्द सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस और फिर प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जल्द इस समस्या दूर करने का भरोसा दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सप्लाई में आई दिक्कत को ठीक किया जा रहा है और जल्द ही सभी जगह गैस की उपलब्धता सामान्य कर दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल, तेजस्वी ओबीसी मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज। जी हां, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें और बढ़ गई है। बैठक के बाद एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। उनके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या दोनों दलों के बीच किसी तरह की समझ बनी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में हर वोट की अहमियत होती है, इसलिए छोटे दलों का समर्थन किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि सभी पार्टियां लगातार बैठकें कर रही है और अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई है। इस मुलाकात को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी, कई जिलों में पुल बनने से सफर होगा आसान। जब बिहार के कई रेल खंडों पर नए पुल बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। जब कटिहार, जोगबनी और फिर सहरसा पूर्णिया रेल लाइन पर दर्जनों पुलों के निर्माण के लिए करीब 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग बेहतर रेल सुविधा की मांग कर रहे थे। बताया यह जा रहा है कि इस परियोजना के लिए सांसद पप्पू यादव ने लगातार प्रयास किया था और रेल मंत्रालय से कई बार मांग उठाई थी। जब मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जब पुल बनने से ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और फिर यात्रियों को सुरक्षित और फिर तेज रफ्तार सफर का फायदा मिलेगा। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इन रेल खंडों पर पुलों की कमी के कारण कई बार ट्रेनों की गति धीमी करनी पड़ती थी, जिससे समय ज्यादा लगता था। अब निर्माण पूरा होने के बाद न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापार और आवागमन भी तेज होगा, जिससे इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पटना में महिलाओं के लिए मेगा जॉब ऑफर, सीधे नौकरी का मिलेगा मौका। जब बिहार की महिलाओं के लिए पटना में 2 दिवसीय मेगा जॉब ऑफर का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेला में कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और मौके पर ही इंटरव्यू की लेकर के चयन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार का अवसर देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वहीं पर आयोजन में शामिल अधिकारियों ने बताया है कि इस जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेला में अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां आएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। उम्मीदवारों को घर बैठे आवेदन करने के बजाय सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जिससे चयन की प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे, इससे न सिर्फ महिलाओं को नौकरी मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और फिर परिवारों की आय भी बढ़ेगी। भारत में सस्ती दवा देख करके हैरान हुआ विदेशी,
कीमत जान करके नहीं हुआ यकीन। जब भारत में दवाओं की कम कीमत देख करके एक ऑस्ट्रेलियाई कम व्यक्ति हैरान रह गया। बताया जाता है कि उसने जो दवा विदेश में महंगी कीमत पर खरीदी थी वही दवा भारत में बहुत कम कीमत पर मिल गई है। सिर्फ 44 रुपये में दवा मिलने पर उसने आश्चर्य जताया और कहा कि अमेरिका या फिर दूसरे देशों में यही दवा कई गुना महंगी मिलती है। वहीं पर इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि भारत में दवाइयां दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी सस्ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जेनेरिक के दवाइयों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए कीमत कम रहती है और फिर आम लोगों को इलाज सस्ता पड़ता है। सरकार का कहना है कि सस्ती दवा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी वजह से जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि गरीब से गरीब लोग भी आसानी से इलाज कर सकें। बांग्लादेश के फैसले से परेशान किसान, मक्का की खरीद कम होने का असर। जी हाँ, जब बांग्लादेश द्वारा भारत से मक्का खरीद कम करने के फैसले का असर बिहार के किसानों पर पड़ने लगा है। खास करके कोसी सीमांचल और फिर पूर्वी भारत के किसान परेशान हैं, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी मात्रा में मक्का की खेती होती है। किसानों का कहना है कि अगर खरीद कम हुई तो फिर उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार पहले बांग्लादेश भारत से खास करके बिहार के सीमांचल से बड़ी मात्रा में मक्का खरीदता था, जिससे किसानों को अच्छी बाजार मिल जाता था। लेकिन अब अगर खरीद कम होती है तो फिर मंडियों में दाम गिर सकते हैं, इससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा और खेती का खर्च निकालना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं पर किसानों ने सरकार से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों के लिए नया बाजार खोजे। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो फिर आने वाले समय में मक्का किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। समृद्धि यात्रा में सीएम नीतीश कुमार का दावा, 5 साल में पलायन कम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया और फिर किशनगंज में लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद यही है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। उनका कहना था कि आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे पलायन कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सड़क, शिक्षा, उद्योग और फिर कृषि के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। नई योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा और गाँव में ही काम के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकास योजनाओं को काम तेजी से पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्द फायदा मिल सके। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की समीक्षा भी की है और लोगों से सीधे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले तक विकास पहुंचे और फिर कोई भी क्षेत्र पीछे ना रह जाए। इसी उद्देश्य से वे खुद जिलों का दौरा करके हालात देख रहे हैं। बिहार में जाति आय प्रमाण पत्र के नियम सख्त, अब बिना दस्तावेज नहीं होगा काम। दरअसल बात है कि बिहार में जाति आय और फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब इन प्रमाण पत्रों के लिए पहले से ज़्यादा कागजात देने होंगे और फिर बिना सही दस्तावेज के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले को रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। अधिकारियों के अनुसार कई जगह शिकायत मिल रही थी कि गलत जानकारी देकर के प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है और फिर सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लिया जाता है। जी हाँ, इसी वजह से अब आवेदन की जांच सख्ती से की जाएगी और फिर हर कागज का मिलान किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर सत्यापन भी कराया जाएगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि बाद में परेशानी ना हो। नए नियम लागू होने के बाद काम थोड़ा सख्त जरूर होगा, लेकिन ऐसे सही लोगों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। निशांत कुमार को लेकर के तेज हुई चर्चा, क्या सीधे सीएम बन सकते हैं निशांत कुमार? दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार का नाम तेजी से चर्चा में है। जब कुछ राजनीतिक हलकों में ये बात कही जा रही है कि उन्हें सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और फिर बयानों से अटकलें तेज हो गई है। जेडीयू के कुछ नेताओं के बयान के बाद ये चर्चा और बढ़ गई है कि पार्टी के अंदर नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी हो रही है। वहीं पर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और इसे परिवारवाद बता रहे हैं। वहीं पर इसी वजह से ये मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर आखिरी समय पर होता है। जहां अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही है, लेकिन अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए सभी दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार को मिलेगा नया एयरपोर्ट,
सरकार ने जारी किया टेंडर। दरअसल बात यह है कि बिहार में हवाई सेवा को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नया और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने से बिहार के लोगों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी और फिर विकास को नई गति मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट बनने से व्यापार, पर्यटन और फिर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जहां अभी कई जिलों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, लेकिन नया एयरपोर्ट बनने के बाद ये परेशानी कम हो जाएगी। सरकार ने निर्माण कार्य को तय समय के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर बताया जा रहा है कि परियोजना पूरी होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने के बाद इलाके में तेजी से विकास देखने को मिलेगा। वहीं पर सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बिहार को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए कई और योजनाएं भी। अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। दरअसल बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। वहीं पर सरकार ने कई प्रशिक्षु आईपीएस और फिर डीएसपी अधिकारियों को थाने की जिम्मेदारी दी है ताकि अपराध पर तेजी से नियंत्रण किया जा सके। इस फैसले को प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे पुलिसिंग में तेजी आएगी। अधिकारियों के अनुसार नए और फिर प्रशिक्षित अफसरों को थानों की कमान देने का मकसद यह है कि जांच और फिर कार्रवाई में लापरवाही ना हो। कई जिलों में लगातार बढ़ रहे अपराध को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार चाहती है कि हर थाने में सक्रिय और फिर जिम्मेदार अधिकारी तैनात रहे ताकि लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। वहीं पर पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं होगा। जिन इलाकों में अपराध ज्यादा है वहां पर खास निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद अपराधियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा और पुलिस की कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गरीब बच्चों के दाखिले की बड़ी तारीख, अब 20 मार्च तक मिलेगा मौका। दरअसल बिहार में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभिभावक 20 मार्च तक अपने बच्चों का एडमिशन करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने यह फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि कई परिवार समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आईटी नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब और फिर कमजोर वर्ग के बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत सीटें आरक्षित रहती है। अधिकारियों ने अभिभावकों से कहा कि तय तारीख से पहले जरूरी कागजात जमा कर दे ताकि एडमिशन में परेशानी ना हो। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए का बड़ा दावा, सभी 5 सीट जीतने की कही बात। दरअसल बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर की सियासी हलचल तेज हो गई है। मतदान से कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय ने दावा किया है कि एनडीए इस बार राज्यसभा की सभी 5 सीट जीत हासिल करेगा। जहां उनके इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। जब बीजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और फिर सभी विधायक एकजुट हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और परिणाम एनडीए के पक्ष में ही आएगा। इस बयान को चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अररिया में सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई उपलब्धियां, कई योजनाओं की दी सौगात। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात दी है और लोगों को संबोधित करते हुए सरकार के काम गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में सड़क, शिक्षा, बिजली और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और आगे भी विकास की गति जारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और ध्यान से बात सुनने की भी बात अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले के मुकाबले अब बिहार में काफी बदलाव आया है और सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले तक विकास पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं का काम समय पर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द फायदा मिल सके। वहीं पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार जनता के साथ है और आने वाले समय में और भी नई योजनाएं शुरू की जाएगी, जिससे रोजगार और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी। गोपालगंज जिला में शराब पर चला बुलडोजर, हजारों लीटर जब्त शराब हुआ नष्ट। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में जब्त की गई करीब 13,000 लीटर शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। बताया गया है कि ये शराब 88 मामलों में पकड़ी गई थी और इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो भी शराब पकड़ी जाती है उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नष्ट कर दिया जाता है ताकि दोबारा उसका इस्तेमाल ना हो सके। प्रशासन का कहना है कि शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
बिहार में नए मुख्यमंत्री की चर्चा के बीच वायरल फोटो से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच एक फोटो ने हलचल मचा दी है। इस फोटो में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रणाम करते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जाने लगी है। जब कुछ लोग इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि राज्य में नेतृत्व को लेकर के बदलाव हो सकता है। जब कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे हैं, इस वजह से एक छोटी सी तस्वीर भी चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में तस्वीरों और फिर बयानों के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक ऐसी अटकलें लगती रहेगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ा फैसला हो सकता है। किशनगंज को मिली बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा से बड़ी उम्मीद। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज दौरे के दौरान इलाके के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सरकार की तरफ से विकास से जुड़े हुए परियोजनाओं का जिक्र किया गया और कहा गया है कि सीमांचल क्षेत्रों को पीछे नहीं रहना दिया जाएगा। यह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में शिक्षा और फिर स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो। वहीं पर इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ठाकुरगंज में जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ इलाज की सुविधा बढ़ेगी बल्कि इलाके के युवाओं को पढ़ाई का भी मौका मिलेगा। लंबे समय से लोग इस मांग को उठा रहे थे, इसलिए इस घोषणा को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं पर सरकार का कहना है कि सीमांचल के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी योजनाएं लाई जाएगी। जब लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि सड़क, अस्पताल और फिर शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम होगा ताकि इलाके को नई पहचान मिल सके। बिहार के IIMS हॉस्पिटल ने किया कमाल, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी सफल। दरअसल पटना की IIMS अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन करके मरीज के पित्ताशय की पथरी निकाली गई है। यह डॉक्टरों ने बताया है कि यह सर्जरी पूरी तरह से सफल रही और मरीज की हालात भी सामान्य है। इस उपलब्धि को बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी प्रगति माना जा रहा है। वहीं पर डॉक्टरों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी से मशीन की मदद से बहुत ही सटीक ऑपरेशन किया जाता है, जिससे मरीज को कम दर्द होता है और फिर जल्द ठीक होने की संभावना रहती है। इस तरीके की सर्जरी के लिए लोगों को बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा बिहार में ही मिलना शुरू हो गई है। वहीं पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में और भी जटिल ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से किए जाएंगे। इससे राज्य के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और बिहार का मेडिकल सिस्टम भी आधुनिक तकनीक की तरफ से तेजी से बढ़ेगा। अमेरिका में 780 रुपये की चाय बेच रहा बिहारी, कहानी हो रही वायरल। दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिहारी युवक अमेरिका में चाय बेचता दिखाई दे रहा है। बताया यह जा रहा है कि वह एक कप चाय करीब 780 रुपये में बेच रहा है। उसकी कहानी सुनकर के लोग हैरान है, क्योंकि उसने मेहनत से विदेश में अपना काम खड़ा किया है। जानकारी के अनुसार युवक पहले बिहार में साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन बाद में विदेश चला गया और वहाँ पर भारतीय चाय का स्टॉल शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाय लोगों को पसंद आने लगी और फिर अब उसका छोटा कारोबार बड़ा बन गया है। जहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। इस कहानी को देख करके कई लोग कह रहे हैं कि अगर मेहनत की जाए तो फिर कहीं भी सफलता मिल सकती है। युवक ने भी कहा कि उसने हार नहीं मानी और फिर लगातार कोशिश करता रहा। सम्राट चौधरी बोले, बिना भेदभाव हो रहा विकास, सीमांचल में कई योजनाएं। दरअसल अररिया और किशनगंज के दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार सभी जिलों में बिना भेदभाव के विकास कर रही है। उन्होंने कहा है कि विकास का उद्देश्य है कि हर इलाके तक सड़क, बिजली, अस्पताल और फिर शिक्षा की सुविधा पहुंचे ताकि लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पहले सीमांचल क्षेत्र विकास से पीछे था, लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है। कई नई योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और फिर आने वाले समय में और बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चल रही है। नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि विकास कार्य रुकने नहीं दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को रोजगार से ज़्यादा अवसर मिले ताकि युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत ना पड़े।
राजस्व विभाग में बढ़ेगा एआई का इस्तेमाल, हर जिले में बनेगा नया सेल। जब बिहार सरकार अब प्रशासनिक कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से राजस्व विभाग में एआई तकनीक लागू की जाएगी और इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग सेल बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे जमीन दाखिल खारिज और रिकॉर्ड से जुड़े काम तेजी से निपटाए जा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती है जिससे लोगों को परेशानी होती है। एआई सिस्टम लागू होने के बाद रिकॉर्ड की जांच, डेटा मिलान और फिर दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो सकेगा। वहीं पर इससे भ्रष्टाचार कम करने और फिर काम में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि नई तकनीक लागू होने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और ज्यादातर काम ऑनलाइन हो सकेगा। बिहार में 45,000 शिक्षकों की होगी बहाली, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। जब बिहार में शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में करीब 45,000 नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। जी हाँ, इस घोषणा के बाद नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया जाए। सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी और इसके लिए जल्द ही विभाग की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर आपको केडीवी लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 2 लोग हिरासत में। जब बिहार में गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक जिले में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर सिलेंडर को ज़्यादा कीमत पर बेचने का आरोप लगा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है और फिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली है कि कुछ लोग सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत को लेकर के गैस बेच रहे थे। कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ लोगों को पैसे लेकर के तुरंत गैस दी जा रही थी। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। जब प्रशासन का कहना है कि अब सभी गैस एजेंसियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और फिर जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां तुरंत कार्रवाई होगी। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई ज़्यादा पैसे मांगे तो फिर उसकी शिकायत करें ताकि सख्त कदम उठाया जा सके। 16,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया मुखिया, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जहां बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत निगरानी विभाग ने एक मुखिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मुखिया 16,000 रुपये की घूस ले रहा था, जब तभी टीम ने फिल्मी अंदाज में छापा मार करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार शिकायत मिली थी कि एक काम कराने के बदले में मुखिया पैसे की मांग कर रहा है। इसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और फिर तय योजना के मुताबिक कार्रवाई की। जैसे ही पैसे दिए, टीम ने मौके पर पहुंच कर के आरोपी को पकड़ लिया। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और किसी भी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि को बख्शा नहीं जाएगा। 22 साल के इशित की चर्चा, यूपीएससी इंटरव्यू में मिले सबसे ज़्यादा नंबर। जी हाँ, यूपीएससी परीक्षा को लेकर के एक नाम खास चर्चा में है। 22 साल के इशित ने इंटरव्यू में टॉपर से भी ज़्यादा नंबर हासिल करके सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि उनका प्रदर्शन पर्सनालिटी टेस्ट में इतना अच्छा रहा कि इंटरव्यू बोर्ड ने उन्हें बहुत ऊंचे अंक दे दिए हैं, जिससे उनकी कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। जानकारी के अनुसार इशित शुरू से ही पढ़ाई में तेज रहे हैं और फिर उन्होंने कम उम्र में ही सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स, व्यक्तित्व विकास और मॉक इंटरव्यू पर खास ध्यान दिया है। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि उन्होंने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीएससी में सिर्फ लिखित परीक्षाएं नहीं बल्कि इंटरव्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इशित की सफलता से ये साबित होता है कि आत्मविश्वास, सही तैयारी और फिर धैर्य से बड़ी परीक्षा भी अच्छा परिणाम हासिल किया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार की फिर जुबान फिसली, बयान के बाद शुरू हुई सियासी चर्चा। दरअसल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान फिर से फिसल गई, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। भाषण देते समय उन्होंने गलती से राबड़ी देवी को लालू यादव की बेटी कह दिया। ये सुनकर के मंच पर मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए चौंक गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात संभाली, लेकिन बयान का वीडियो
तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने कहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले नेता को बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए। वहीं पर जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि ये सिर्फ बोलने से में ही हुई सामान्य गलती थी और इसे बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस समय बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है, इसलिए छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। एलपीजी गैस किल्लत की अफवाह से हड़कंप, कटिहार में लाइन में खड़ी लड़की हुई बेहोश। जब बिहार में गैस की कमी की अफवाह फैलने के बाद कई जिलों में लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों पर जुट गई। कटिहार में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लग गई है और घंटों इंतजार करने के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभाला और पानी पिला करके होश में लाया। जब इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें खबर मिली थी कि गैस खत्म होने वाली है, इसलिए सुबह से ही एजेंसी के बाहर लाइन में लगी। जब भीड़ बढ़ने के कारण महिलाओं को और फिर बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी हुई। कई जगह लोगों ने आरोप लगाया है कि सप्लाई समय पर नहीं हो रही है, इसलिए लोगों में डर फैल गया है। सरकार ने कहा कि बिहार में गैस की कोई कमी नहीं, अफवाहों से रहे दूर। दरअसल बात है कि गैस की कमी की खबरों के बाद बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। जी, अधिकारियों ने कहा है कि सप्लाई सामान्य है और फिर लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और फिर बिना ज़रूरत गैस एजेंसी पर भीड़ ना लगाएं। वहीं पर विभाग के अनुसार कुछ जगह गलत जानकारी फैलने के कारण लोग एक साथ सिलेंडर लेने पहुँच गए, जिससे लाइन लग गई और फिर परेशानी बढ़ गई। अधिकारियों ने बताया है कि सभी गोदामों में पर्याप्त स्टॉक है और नियमित रूप से सप्लाई भेजी जा रही है। सरकार ने कहा कि अगर किसी इलाके में अस्थायी समस्या है तो फिर उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लोगों से अनुरोध किया गया है कि शांति बनाए रखें और फिर सही जानकारी के लिए सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किशनगंज की राजनीति एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई है। इस बार वजह बने हैं किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, जिन्होंने लोकसभा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पीकर ओम बिरला को ही पद से हटाने के लिए संकल्प पेश कर दिया। यह संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जब ये मुद्दा उठा तो फिर पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया और प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। जब विपक्ष के इस कदम से संसद का माहौल गर्मा गया। अब देश भर की नजर इस राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए संकल्प पेश किया। जैसे ही ये प्रस्ताव सदन में रखा गया, विपक्षी सांसदों ने जिसका जोरदार समर्थन किया और फिर 50 से अधिक सांसद अपने स्थान पर खड़े हो गए। इसके बाद पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने नियमों के तहत इस संकल्प को पेश करने की अनुमति दे दी। इस दौरान सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि ओम बिरला ने ही जगदम्बिका पाल को पीठासीन सभापति बनाया है, इसलिए इस मामले में पाल को कार्रवाई नहीं चलानी चाहिए। उनका कहना था कि इस स्थिति में निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी के इस तर्क का समर्थन कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभी तक लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया है, जिससे संवैधानिक खालीपन की स्थिति पैदा हो गई है। उनका सुझाव था कि सदन को किसी एक सदस्य को चुनकर की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। वही टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी इस बात का समर्थन किया है। वहीं पर भाजपा सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि नियमों के अनुसार जो भी सदस्य आसन पर बैठा होता है उसे अध्यक्ष की तरह अधिकार प्राप्त होता है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि पीठासीन सभापति को सदन की कार्यवाही चलाने का पूरा अधिकार होता है और विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस विषय पर आसन पहले ही निर्णय दे चुका है उस पर बार बार व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने संसद का माहौल गर्म कर दिया। खास बात यह है कि इस राजनीतिक हलचल की शुरुआत किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के कदम से हुई है, जिसके बाद ये मामला राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम का बड़ा बयान सामने आया है। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि एक तरफ दरिंदा तो दूसरी तरफ शिकारी। जी हां, तेजस्वी यादव से मुलाकात से पहले एआईएमआईएम का ये बयान सामने आया है। जी हां, अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी से मुलाकात से पहले ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले
चुनाव इस बार काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इसकी वजह यह है कि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके कारण एक सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। ऐसे हालात में सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने और फिर अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पूरे सियासी समीकरण में एआईएमआईएम और फिर बसपा के विधायकों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर की 5वीं सीट के लिए मुकाबला पूरी तरह से इन छोटे दलों और फिर कुछ विधायकों के रुख पर निर्भर करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बिहार की राजनीति उस समय और गर्म हो गई जब खबर सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मुलाकात तय हुई है। बताया यह जाता है कि आज दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है। इस बैठक को राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम के 5 विधायक विपक्ष के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात से पहले अख्तरुल इमान ने मीडिया से बातचीत में एक शायराना अंदाज में बयान दिया, जिसने सियासी हलचल और बढ़ा दी। उन्होंने कहा है कि सियासी इस चक्कर में हम किधर जाएं, एक तरफ दरिंदा है तो दूसरी तरफ शिकारी, इसलिए मैं दोनों से बच बच करके चलता हूं। जहां उनके इस बयान को एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। अख्तरुल इमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे तेजस्वी यादव से मिलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी और आगे कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर एआईएमआईएम तटस्थ रहने का विकल्प भी चुन सकती है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव के गणित पर नजर डालें तो फिर बिहार विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास करीब 202 विधायक हैं, जबकि सभी 5 सीटें जीतने के लिए उसे 205 वोटों की जरूरत होगी, यानी कि एनडीए को कम से कम 3 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता है। वहीं पर महागठबंधन के पास लगभग 35 विधायक है। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक विपक्ष के साथ आते हैं तो ये संख्या 41 तक पहुंच सकती है, जिससे महागठबंधन 1 सीट जीतने की स्थिति में आ सकता है। यही वजह है कि इस समय बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जबरदस्त हलचल है, जहां सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं और सबकी निगाहें एआईएमआईएम और फिर बसपा के रुख पर टिकी हुई है, क्योंकि 5वीं सीट की असली चाबी फिलहाल उन्हीं के हाथ में मानी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अररिया से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आज उनका पुतला दहन भी किया गया। यहां तक कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को फांसी पर लटकाते हुए दिखाया जा रहा है, जहां तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी एक बयान जारी करके अपना सफाई पेश कर दिया। उनका कहना है कि उनका बयान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही ये बयान योगी के माताजी पर था। योगी के समुदाय के लोग गाय को माता बोलते हैं, तो माता को माँ भी बोला जाता है और माँ को माता भी बोला जाता है, तो हम गाय के संदर्भ में माँ को लेकर के बोले थे, ना ही योगी जी के माँ को लेकर के। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, पुतला फूंका जा रहा है। यहाँ तक कि 21 लाख रुपए का इन पर इनाम भी रख दिया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 120 से अधिक शिकायतें मौलाना के खिलाफ मिल चुकी है। लखनऊ में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई। इधर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी बयान जारी करके अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि कई साल पहले का वीडियो है, यानी कि सालों पहले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जबकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का कहना है कि ये बयान उनके किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं था, न ही योगी जी की माता जी के खिलाफ था। उनकी माता जी का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी माताजी हमारी माताजी है। लेकिन फिर भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला करके इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनके ऊपर 21 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया है। जी हाँ, 21 लाख रुपए का इनाम क्यों रखा गया है हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अभद्र चीज है और बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से ये इनाम रखा गया है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी पर, उससे ऐसा लगता है कि हमारा देश कहां जा रहा है या किस नरक में देश जा रहा है और ले जाने की कोशिश किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जबकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई मनसा था ही नहीं कि उनके माताजी को लेकर के हम बयान दें। ये बयान तो गौ माता को लेकर दिया गया, क्योंकि समुदाय के लोग गाय को माता बोलते हैं, माता यानी कि माँ,
माँ और माता में फर्क नहीं है, दोनों सेम है। माँ को माता बोला जाता है और माता को ही माँ कहकर के पुकारा जाता है। तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के अनुसार ये बयान गाय माता को लेकर था, ना कि उनके योगी जी के माता को लेकर के। अब जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सभी लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी योगी जी के माता पर यह बयान दिया है, जबकि वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी योगी जी के माता पर नहीं बल्कि गाय माता पर बयान दे रहे हैं, गाय माता पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सालों पुराना है, लेकिन उस वीडियो को अभी निकाल करके इस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों के मन में नफरत भरा जा रहा है। हालांकि लखनऊ से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया जा रहा था, तो इस पुतला जलाने के दौरान कई लोग आग में झुलस गए और वे बुरी तरह से झुलस गए। सभी का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। वहीं पर बीते कल लखनऊ के परिवर्तन चौक, हजरतगंज और फिर भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने मौलाना के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टरों में 11 मार्च को हजरतगंज चौराहे स्थित गांधी पार्क में विशाल प्रदर्शन की घोषणा की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पोस्टर हटवा दिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी पर अब तक पूरे प्रदेश में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में एलपीजी गैस से भारी किल्लत से हाहाकार मच गया है, जिससे आम जनता परेशान है। कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर 1800 रुपए से 2000 रुपए तक ब्लैक में बेचा जा रहा है। जब पुलिस अब पेट्रोल पंपों और फिर एजेंसियों पर नजर रख रही है, इंडियन ऑयल ने हालांकि इन अफवाहों को खारिज किया है और आपूर्ति सामान्य होने का दावा किया है, लेकिन फिर भी इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। एक तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो फिर दूसरी ओर इसकी वजह से देश में एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से भले दावा किया जा रहा है कि एलपीजी का स्टॉक है, लेकिन बिहार में गैस की भारी किल्लत वाली तस्वीरें सामने आई है। मामला बिहार के कई जिलों का है। यहाँ पर लोगों को ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ रहा है। कई गैस एजेंसियों में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। ये भी बताया है कि कैसे सिलेंडर ब्लैक में 1800 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक मिल रहा है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनके यहाँ पर गैस नहीं है, जिसके चलते खाना तक नहीं बन रहा है। गैस एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ताओं ने कहा कि रविवार को आए थे, कल सोमवार को भी आए थे और आज भी आए हैं। यहाँ गैस के लिए हम लोगों को रोज बुलाया जा रहा है, लेकिन गैस नहीं मिल पा रहा है। जो रोज आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ मार्केट में 1800 रुपए से 2000 रुपए तक का गैस ब्लैक में धड़ल्ले से मिल रहा है। एजीएम को भी फोन किया। दूसरे उपभोक्ता ने कहा कि हम तो अभी सुबह से खड़े हैं, 3 दिन से आदमी आ जा रहा है, सोमवार को भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। आदमी 1800 रुपए से 2000 रुपए कहाँ से लाएगा? गैस एजेंसी के मालिक का नंबर बंद है, ताला बंद है, कोई जवाब देने वाले नहीं है। अब यही होगा, यहाँ से खाली सिलेंडर उठेगा और जीटी रोड जाम होगा। मालिक आए और फिर घर घर गैस उपलब्ध कराए। जब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है, या कहा कि किसी का पक्का मकान है तो फिर लकड़ी पर नहीं खाना बनाया जाएगा। एक और व्यक्ति ने कहा कि सुबह में आए हैं करीब 7:30 बजे, गोईठा नहीं है, गैस पर हम लाचार हैं, 2000 रुपए हम कहां से लेकर के गैस जलाएं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एमआईएम और आरजेडी के बीच बातचीत बन गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि इसका संकेत खुद अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव ने दिया है। अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है, वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बातचीत पॉजिटिव हुई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमान के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बारे में भी बात कही है। अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव की आज गुप्त मीटिंग थी, बैठक थी। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के मंत्रणा की। वहीं पर मीटिंग के बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक हुई है, शुभ संकेत है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी बात हुई है उन्हें पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सामने रखा जाएगा, जब उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर अख्तरुल इमान ने कहा कि 15 तारीख को आयोजित अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया है। तेजस्वी यादव ने ना तो ये केवल न्योता को स्वीकार किया, बल्कि ये भी संकेत दे दिया है कि वे इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होकर के एक बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे। तो आपको बता दूं कि दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के मंत्रणा की। उसके बाद मीटिंग के बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक हुई है, शुभ संकेत है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो लोग इस समय दलित, शोषित, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश, बिहार और फिर जनता के हित में ऐसी ताकतों का एक साथ आना चाहिए। वहीं पर इस मामले में सकारात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से चर्चा के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर के स्पष्ट कर दिया जाएगा। एआईएमआईएम नेताओं के साथ घंटों चली गुप्त बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बताया है कि मुलाकात सकारात्मक रही है और उन्हें 15 तारीख को इफ्तार का न्योता
न्योता मिला है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि न्योता स्वीकार है और हम चुनाव भी जीतेंगे। जहां तेजस्वी यादव ने अपनी कार से निकलते समय मीडिया के कैमरों के सामने स्वीकार किया है कि एआईएमआईएम के नेताओं के साथ उनकी विस्तार से बात हुई है। हालांकि उन्होंने बातचीत मुख्य एजेंडे को पॉलिटिकल बताया है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता अब खुल चुका है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और अन्य नेताओं ने उन्हें 15 तारीख को आयोजित इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया है। तेजस्वी यादव ने न केवल न्योता को स्वीकार किया बल्कि ये भी संकेत दे दिया है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे। वहीं पर वीडियो में तेजस्वी यादव काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अंत में जोर देकर के कहा कि हम चुनाव में भी जीतेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए ये इफ्तार पार्टी एक मजबूत मंच साबित हो सकती है। वहीं पर अगर आरजेडी और फिर एआईएमआईएम एक साथ आते हैं तो फिर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा रुक सकता है, जो सीधे तौर पर एनडीए के लिए बड़ा खतरा होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।